Friends, once again you're most welcome in my YouTube channel. बच्चों, आज कक्षा 12 के छात्रों के लिए वेब ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण। उससे पूर्व हम पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि व्यतिकरण जो है यंग के अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है, तो उससे पूर्व हम पढ़ेंगे यंग का अध्यारोपण का सिद्धांत, या कहें उसको इंग्लिश में यंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें सीधी रेखा में चलती हैं तो तरंगों क्या हो जाती हैं? तरंगें एक दूसरे को अध्यारोपित करती हैं और अध्यारोपण के फलस्वरूप तरंगें क्या करती हैं? एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए यंग ने कहा कि जब दो तरंगें सरल रेखा में जो है कंपन करती हैं, सरल रेखा में चलती हैं, तो तरंगों का कणों का क्योंकि तरंगें दो या दो से अधिक तरंगें जो है किसी माध्यम में चल रही हैं, तो ये ओमेगा टी कला होगी, ये हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी सरल रेखा में चलती हैं तो उसमें जो है माध्यम के जो तरंग है वो माध्यम के कणों के दोनों ओर क्या करते हैं? कंपन करते हैं। और कंपन होने के फलस्वरूप जो कण का जो परिणामी विस्थापन होता है, मतलब अध्यारोपण के फलस्वरूप जो कण का जो परिणामी विस्थापन y होता है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात माना पहले तरंग का विस्थापन y1 और इसका विस्थापन क्या हो गया? y2। तो यहाँ पर बच्चों मैंने कहा कि जब कोई तरंग सीधी रेखा में दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में चल रही है तो माध्यम के दोनों ओर क्या कर रही है? कंपन कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वही तरंगें एक दूसरे को प्रभावित तो कर रही हैं, लेकिन प्रभावित करने के फलस्वरूप वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं, जिसके कारण जो परिणामी कण का जो विस्थापन है वो उन तरंगों के अलग अलग विस्थापन के योग के बराबर होता है। तो ये जो है हमारा y1 y2, माना सपोज पहले तरंग का विस्थापन y1 और दूसरे तरंग का विस्थापन क्या है? y2 है, इसलिए y बराबर y1 प्लस y2। क्लियर है बच्चों? ये जो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है, यंग का अध्यारोपण का सिद्धांत किस पर लागू है? ये यांत्रिक तरंगों पर भी लागू है और वैद्युत चुंबकीय तरंगों पर भी लागू है, ठीक है। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इसमें जो वैद्युत क्षेत्र जो सदिश होता है इसमें आवर्त रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। आपने देखा होगा जो मैक्सवेल का जो हमने जो है इक्वेशन आपको बताई थी, मैक्सवेल का जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो बताया था मैंने, उसमें मैंने कहा था कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वे क्या होती हैं? उसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश बार बार क्या होता है? आवर्त रूप से परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो जिसके फलस्वरूप यदि हम इसको y बराबर y1 प्लस y2 विस्थापन को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो E बराबर E1 प्लस E2, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित बच्चों अब हम आते हैं इस पे किस पे? तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव मीन्स व्यतिकरण। जो व्यतिकरण होता है तरंगों का व्यतिकरण, तरंगों का जो व्यतिकरण है, इस तरंगों के व्यतिकरण में किसे कहेंगे? तरंगों का व्यतिकरण कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं तो माध्यम में तरंगें क्या होती हैं? तरंगों का आप देखिए, जब किसी माध्यम में कला है वो है, जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में चल रही हैं तो माध्यम में चलने पर तरंगों के का क्या हो जा रहा है? अध्यारोपण हो जा रहा है। अध्यारोपण का मतलब इस तरीके से तरंगें जो है अध्यारोपित हो जा रही है और अध्यारोपण के फलस्वरूप तरंगों का जो तीव्रताओं का क्या हो रहा है? पुनर्वितरण हो जा रहा है, ठीक है। जब समान आवृत्ति क्या हो? समान हो और नियत कालांतर की दो तरंगें, जब समान आवृत्ति की, जब आवृत्ति क्या हो? आवृत्ति समान हो, किसकी?
दो तरंगों की, दो या दो से अधिक, कंडीशन क्या है, दो या दो से अधिक तरंगों की आवृत्ति समान हो तथा कालांतर नियत हो। कालांतर क्या हो, नियत हो, मतलब फाई क्या हो, नियत हो। जब समान आवृत्ति की और नियत कालांतर की दो तरंगें सरल रेखा में चल रही हैं, ठीक है, तो इस किसी माध्यम में चल रही है, सरल रेखा में चल रही है, तो माध्यम के कणों में क्या हो रहा है, दोनों ओर माध्य स्थिति में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप तरंगों का क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। और अध्यारोपण के फलस्वरूप जो तीव्रताएं हैं, तीव्रताओं का पुनर्वितरण हो रहा है। मतलब कहीं पे तीव्रताएं ज्यादा और कहीं पे तीव्रताएं क्या हो रही, कम हो रही है। प्रकाश की यह जो घटना है, तरंगों की ये घटना जो है क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। बच्चों आप देख रहे होंगे कि समपोषी में ये y अक्ष का धनात्मक, ये y अक्ष का ऋणात्मक, ठीक है, ये y अक्ष का धनात्मक और ये y अक्ष का ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो है बच्चों, जो y अक्ष का जो धनात्मक है, जहां पर तरंगें क्या हो रही हैं, यहाँ पे ऊर्जाओं का जो समान कला संबद्ध होगी, जो तरंगें हैं, जो कला संबद्ध तरंगें, जहां पर जो है तरंगों की कला क्या होगी, समान होगी, वो समान कला संबद्ध कहलाएंगे। तो वहां पर जो है जो उच्चिष्ट बनता है, उच्चिष्ट का मतलब जहां पर तरंगों की जो तीव्रता है वो अधिक है, ठीक है, उसको कहेंगे समपोषी। समपोषी इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। और जहां पर निम्निष्ट बनता है, निम्निष्ट का मतलब जो प्रकाश की जो तीव्रताएं हैं उनकी जो है तीव्रताओं में की क्या हो, कमी हो। जहां पर तीव्रता क्या हो, कम हो प्रकाश की तरंगों की, वहां पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण, मतलब डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण बनता है, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण बनने के फलस्वरूप ये दो घटनाएं इसमें हो रही है, तो प्रकाश के व्यतिकरण में कि जब समान आवृत्ति की और नियत कालांतर की दो तरंगें किसी सरल रेखा में किसी माध्यम में चल रही हैं, तो माध्यम के कणों में क्या हो रहा है, तरंगें क्या हो जा रही हैं, अध्यारोपित हो जा रही हैं। अध्यारोपण के फलस्वरूप तरंगों की तीव्रताओं का पुनर्वितरण होता है, जिसके फलस्वरूप कहीं पर तीव्रता ज्यादा, जिसको हम समपोषी कह रहे हैं, और कहीं पर तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका व्यतिकरण। इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब बच्चों, अब हम जो है इस पे निकालेंगे रिजल्टेंट इंटरफेरेंस ड्यू टू resultant interference due, ठीक है, ड्यू टू रिजल्टेंट इंटेंसिटी, resultant intensity due to interference of wave। मतलब बच्चों, परिणामी तीव्रता किसके कारण, इंटरफेरेंस ऑफ वेव के कारण, व्यतिकरण के फलस्वरूप व्यतिकरण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र, ठीक है बच्चों। अब मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक तरंगें, जब दो तरंगें किसी माध्यम में समान आवृत्ति की और नियत कालांतर की दो तरंगें, समान आवृत्ति, ठीक है, तथा
नियत कलांतर की दो तरंगें सरल रेखा में चल रही हैं। ठीक है, तो तरंगें सरल रेखा में चल रही है। ठीक है बच्चों, समानांतर तथा नियत कालांतर की दो तरंगें सरल रेखा में चल रही, जिनका आयाम क्रमशः A1 तथा A2 तथा आवृत्ति n बराबर हो जाएगा। ठीक है, n बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या इसको हम लिखते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई n, ओमेगा बराबर 2 पाई n। ठीक है, और n बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक हो गया, तो ये क्लियर हो गया। जिनका आयाम क्रमशः A1 तथा A2 तथा आवृत्ति है ओमेगा अपॉन 2 पाई, तथा विस्थापन क्रमशः Y1 तथा Y2 है। तो देखिए बच्चों, Y2 है, तो इनका जो क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा तरंगों Y2 है, अतः तरंगों का सूत्र हो जाएगा Y1 बराबर, तरंगों का जो विस्थापन हो जाएगा Y1 बराबर तरंगों का विस्थापन Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा Y2 बराबर हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई क्या है, कालांतर है। ठीक है बच्चों, फाई क्या हो गया, कालांतर हो गया। ठीक, तो अब किसके अनुसार, यंग के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, जो हमने पढ़ा बच्चों, यंग का जो सिद्धांत है, यंग के सिद्धांत के अनुसार बच्चों, ठीक है, जो सिद्धांत है यंग का, जो सिद्धांत है y बराबर y1 प्लस y2। तो बच्चों हम देखेंगे y बराबर y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 की वैल्यू है A1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ जो है थोड़ी सी जो है हमारे पास जो है गणितीय कैलकुलेशन है। यहाँ पे देखेंगे आप साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब साइन ए प्लस बी का सूत्र, ये हो गया साइन ए प्लस बी का सूत्र। क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बच्चों ये सूत्र हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो सूत्र है यहां पर हम इसको लगाएंगे। ठीक है, इस आधार पे तो ये हो जाएगा y बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, ये हो जाएगा साइन ए साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी कॉस फाइव प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है सूत्र यहाँ पे लग गया, साइन ए प्लस बी का सूत्र, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है। अब हम देखेंगे y बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है निकल गया, ये हमने जो है A2 से दोनों ओर गुणा कर दिया। अब बच्चों हमारे पास जो है ये देखेंगे आप साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। y बराबर A1 साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया,
A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये साइन ओमेगा टी इसमें कॉमन आ गया, प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब हम मानते हैं बच्चों, हमने निकालना है परिणामी जो तीव्रता है, किसके द्वारा, इंटरफेरेंस के द्वारा जो परिणामी तीव्रता है वो निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने विस्थापन हम निकाल रहे हैं बच्चों। क्या निकाल रहे हैं, विस्थापन निकाल रहे हैं। तो देखिए यहां पे मानते हैं बच्चों A1 साइन A1 प्लस A2 कॉस फाई। माना A1 प्लस A2 कॉस फाई को हम लिख रहे हैं A। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं बच्चों, इसको हम लिख रहे हैं बच्चों, हमने कहा A1 प्लस A2 कॉस फाई को हम ले रहे हैं A कॉस थीटा। ठीक, और दूसरा है A2 साइन फाई को लिख रहे हैं हम A साइन थीटा। माना हमने क्या किया बच्चों, A1 प्लस A2 कॉस फाई को हमने A कॉस थीटा ले लिया और ये क्या ले लिया, A साइन थीटा। तो A और थीटा क्या है, जहां A तथा थीटा क्या है, नियतांक है। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, नियतांक है। ठीक है, A क्या है आपका परिणामी आयाम और थीटा क्या हो गया आपका कालांतर। ठीक है, जहां थीटा क्या हो गया, कालांतर हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं, अब हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है ये हमने देखना है। तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर जो हमारे पास था, y बराबर था हमारे पास, ये था A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A क्या होगा, A कॉस ओमेगा टी, A कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब ये यहां पे हम क्या करते हैं, y बराबर A कॉमन ले लेते हैं, साइन A कॉस B साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। बच्चों ये सूत्र किसका बन गया, ये सूत्र पुनः फिर वही जो है साइन A प्लस B का सूत्र बन गया। साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है बच्चों, तो A की जगह पे क्या है, A की जगह पे हमारा आ जाएगा y बराबर A साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस थीटा। अब फाई की जगह पे हमारा क्या हो रहा है, थीटा। तो देखिए जहां पर A और थीटा क्या है, नियतांक है, A क्या है आयाम है और थीटा क्या है आपका, मैंने कहा थीटा क्या हो गया, कालांतर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमने देखिए, हमने शुरू में क्या माना था, हमने माना था बच्चों, हमने जो माना था ये क्लियर हो गया। ये समीकरण नंबर हमारी क्या होगी, 1 होगी। जो परिणामी विस्थापन निकाल दिया हमने तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप, तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप, अध्यारोपण के फलस्वरूप तरंग का परिणामी विस्थापन, परिणामी विस्थापन, विस्थापन हो गया y बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब बच्चों, अब हमने जो माना, हमने ये हमारी होगी समीकरण नंबर 3। बेटा हमने क्या माना था बच्चों, हमने माना था A1 हमारा जो था, ये हमने माना था वहां पे A1, ये हमारा था A1 प्लस A2 कॉस
फाइव बराबर हमने माना था ए साइन ए कॉस थीटा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना था। और दूसरा था हमारा A2 साइन फाइव बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। बच्चों हमने माना वहां पे जो हमने जो है परिणामिक विस्थापन के लिए जो सूत्र लिया था हमने ये लिया था, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ये समीकरण नंबर 1 थी और ये क्या थी 2 थी। तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करने पर समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो बच्चों हमने जोड़ा, इनको जोड़ने के फलस्वरूप हमने क्या पाया अभी आप देखेंगे। जोड़ने के फलस्वरूप हम पाते हैं इसको, देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये है आपका A2 साइन स्क्वायर फाइव प्लस A1 A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मैंने कहा समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया, वर्ग किया और वर्ग करके हमने जोड़ दिया। तो बच्चों ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बच्चों, देखिए हमने किसका वर्ग किया, इसका भी किया, तो ये भी क्या हो गया A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ये जो है ये सूत्र खुल गया बच्चों A प्लस बी का होल स्क्वायर से सूत्र हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ठीक है, हाई स्कूल में हमने ये पढ़ा हुआ है। A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव हमने सूत्र में रख दिया बच्चों ये, ठीक है। तो ये हमने क्या रख दिया, सूत्र में रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सॉल्व करके हम देखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, ए स्क्वायर गुणा 1 बराबर, देखिए A1 का स्क्वायर, इसको ठीक ढंग से हम अरेंजमेंट कर लेंगे, इसका A1 पहले आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। A2 वाला फंक्शन हम देखते हैं पहले, A2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी है और इसमें भी है, ठीक है, प्लस 2A1 A2 cos फाइव, ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है आ गया। तो देखिए फिर वही कंडीशन, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, थीटा की जगह पे अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाता है 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, ठीक है बच्चों। तो A बराबर हो जाएगा, अब हमारा जो है, हमारा जो परिणामी जो तीव्रता होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ वेव, अर्थात जो तीव्रता है, परिणामी तीव्रता है I प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ए स्क्वायर के, इसलिए I बराबर हो जाएगा बच्चों, ये देखिए I बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, और जो परिणामी जो तीव्रता होती है वो परिणामी जो तरंग है, अध्यारोपण के फलस्वरूप जो तरंग बना उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। किसी भी जो व्यतिकरण के फलस्वरूप जो परिणामी तरंग की जो तीव्रता उस परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसा आप देख रहे हैं। तो बच्चों हम इसको लिखते हैं I बराबर के ए स्क्वायर, और जहां पे k की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, k का मान हम कैलकुलेट करके 1 कर देते हैं। तो I बराबर k का मान हम क्या कर देते हैं, k बराबर 1, तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, ठीक है बच्चों, ये हमारे जो है सूत्र आ गया, या हम जो है परिणामी जो A आ गया, A को हम ऐसे भी लिख देते हैं,
ए बराबर अंडर रूट आई, ए बराबर क्या हो गया अंडर रूट आई भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट आई को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू कॉस फाइव। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको जो परिणामी क्षेत्र की जो तीव्रता आ गई है हमारी, परिणामी जो तरंग की व्यतिकरण के फलस्वरूप जो परिणामी तीव्रता है उसके लिए जो है सूत्र निकल गया। अब बच्चों अब हमारा जो है एक कंडीशन होती है, मैंने कहा कि जब दो समान आवृत्ति की तथा नियत कालांतर की दो तरंगें सरल रेखा में चल रही हैं, गमन कर रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है माध्यम में तरंग के कण जो है माध्यम में दोनों ओर कंपन करते हैं, जिसके फलस्वरूप तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है, और अध्यारोपण के फलस्वरूप जो तीव्रताओं का जो पुनर्वितरण हो जाता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अर्थात कहीं पे तीव्रता ज्यादा और कहीं पे तीव्रता कम। कहीं पे तीव्रता ज्यादा मतलब इस तरीके से जा रहा है, तरंग जा रही है, तो यहाँ पर तीव्रता क्या होगी ज्यादा होगी, और यहाँ पे क्या होगी कम होगी, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम। तो इसको बोला था मैंने ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, यहाँ पे कम, ऋण मीन्स कम है, यहाँ पे ज्यादा, माध्यम के दोनों ओर मध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। तो इसको कहा था संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण कब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होता है वो होता है बेटा जब cos फाई बराबर क्या हो जाएगा प्लस ए। यदि cos फाई का मान 1 होता है तो I बराबर हो जाएगा, I बराबर अंडर रूट I बराबर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। cos फाई की वैल्यू क्या बोला मैंने 1। ये सूत्र होता है ए बराबर, ठीक है, या ए स्क्वायर बराबर, हमारा ये वर्ग हटा दीजिए, ए स्क्वायर बराबर ये होता है। अब cos फाई क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू cos फाई का मान क्या रख दिया 1। तो बच्चों ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया। ये हो गया I बराबर, ठीक है, या I बराबर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर ये हो गया। तो जो परिणामी जो देखिए जो परिणामी आयाम आ जाएगा तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिणामी आयाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a है, और a हो जाएगा वर्ग से बने a बराबर a प्लस a1 प्लस a2। a बराबर क्या हो गया a1 प्लस a2, या I बराबर हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो देखिए संपोषी व्यतिकरण कब होगा कि जब जो है जब cos फाई क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो कालांतर होगा बच्चों, इस संपोषी व्यतिकरण का जो कालांतर हो जाएगा, संपोषी व्यतिकरण का कालांतर क्या होगा कि जब फाई इज इक्वल टू 2πn, कालांतर संपोषी व्यतिकरण का संपोषी व्यतिकरण का कालांतर वो हो गया फाई, और फाई बराबर है 2πn, ठीक है। और जहां पर n बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। यहां पे बच्चों हम रखते हैं तो फाई बराबर हो जाएगा 2π इंटू 0 0, फिर हो जाएगा इसी तरीके से फाई बराबर हो जाएगा 2π, फिर 2π के बाद 4π, फिर 6π। इस तरीके से बच्चों ये हो रहा है। ये क्या हो गया पथांतर, तो सॉरी ये क्या हो गया कालांतर, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसके लिए पथांतर, पथ में अंतर कितना हुआ, पथांतर कितना आया बच्चों जब तरंगे चली, तो इसके पथ के अंतर देखिए, पथांतर हम निकालेंगे बच्चों, तो पथांतर होता है डेल्टा, डेल्टा पथांतर व्यतिकरण के फलस्वरूप
व्यतिकरण के फलस्वरूप जो पथांतर हो जाएगा उसको हम डेल्टा से बात करते हैं। तो डेल्टा बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई होता है इंटू कालांतर के होता है। ये सूत्र होता है बच्चों, ये होता है पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा कालांतर के। तो बच्चों ये लैम्डा बराबर हो जाएगा लैम्डा मीन्स पथांतर इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई एन, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा लैम्डा एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लैम्डा हो जाएगा जब कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण हो जाएगा तो एन बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है 3 लैम्डा, इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगा। ये जो है पथांतर इसका आ गया। ठीक है बच्चों, तो मुझे जो है मुझे ये लग रहा है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है पथांतर हुआ। बच्चों आप देख रहे हैं अधिकतम व्यतिकरण कब प्राप्त हो रहा है, अधिकतम व्यतिकरण कब प्राप्त हो रहा है जब हमारा जो है कालांतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है जो परिणामी आयाम है वो a1 प्लस a2 है। यहाँ पे परिणामी आयाम a बराबर a1 प्लस a2, मतलब अधिकतम व्यतिकरण कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है पूर्णांक का n गुणज है, मतलब पथांतर बराबर लैम्डा इंटू एन के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है a1 प्लस a2 परिणामी जो आयाम हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा a1 प्लस a2। ठीक है, यहाँ पर जो तीव्रताओं का जो तीव्रताएं हैं वो ज्यादा है, प्रकाश की तीव्रता जहाँ पे ज्यादा है, तरंगों की तीव्रता जहाँ पे है। ठीक है, अगला बच्चों हमारे पास हो गया विनाशी व्यतिकरण। क्या हो गया, विनाशी। ये तो हो गया बच्चों संपोषी, उसके पास है हमारा विनाशी व्यतिकरण। विनाशी पथांतर फाई का मान क्या हो जाएगा 1, तो हमारा आई व्यतिकरण क्या होगा डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण। डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण मीन्स कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा -1। मतलब आप देख रहे हैं बच्चों इस तरीके से जो है प्रकाश गया, तरंग गई, तो ये होगा, ये हो गया धनात्मक धन 1। ठीक है, ठीक है, ये धन हो गया, ये आयाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका जो है ये क्या हो गया ऋण 1, ये ऋण 1, ये हो गया धन 1।